रेल परिवहन। बच्चों, रेल परिवहन के बारे में जैसे हम जानते हैं, इसका सबसे पहले परिचय यदि मैं दूँ इसका, तो परिचय किस प्रकार से है कि भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। बच्चों, ये राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, ये भारत सरकार के अंदर में आता है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, सबसे बड़ी राष्ट्रीय कंपनी इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, बच्चों जैसे कि मैंने बताया था, यातायात में, परिवहन में, यह हमारे विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से चूंकि रेल समूचे भारत को एक बनाने में, एक जोड़ रखने में प्रमुख सहायता प्रदान करती है, इसी कारण से यह भारतीय अर्थव्यवस्था में भी विशेष रूप से कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा के विकास में सहयोग करने वाला मुख्य परिवहन माध्यम है। बच्चों, सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं विकास में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के विकास में, तो रेलवे का बहुत ज़्यादा योगदान इसमें रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं बच्चों महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में, रेलवे के बारे में कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। बच्चों, आज़ादी से पहले भी जैसे अंग्रेज़ों ने इसका विकास किया था, आज़ादी से पहले, हालांकि बच्चों अंग्रेज़ों ने रेलवे का विकास क्यों किया था इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उनका पर्सनल ये इसमें मैटर था, उनका पर्सनल लाभ इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी रेलवे ने पूरे भारत को एक करने में बहुत अच्छा योगदान दिया था। जहां कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर के बच्चों गुजरात तक पूरा भारत एक हो पाया, उसका प्रमुख जो योगदान दिया जाता है वो रेलवे को भी दिया जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में बच्चों महात्मा गांधी ने भी रेलवे की इम्पोर्टेंस बताई थी कि इसने विविध संस्कृति, हम जानते हैं बच्चों भारत में विभिन्न संस्कृति, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषा बोली के लोग बाग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और काफ़ी बड़ा देश है। इस बड़े देश की विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने में, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए रेलवे ने बहुत महती अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी ने इसके बारे में इस तरीके की बात कही। तो बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि भारत में रेलों का विकास किस प्रकार से हुआ। बच्चों, 1825 में विश्व की प्रथम रेल चलाई थी इंग्लैंड में। और यदि मैं बात करूं भारत की, तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, ये महाराष्ट्र में है, और मुंबई से ठाणे के मध्य जो 34 किलोमीटर जो रेलवे थी वो चलाई गई थी सर्वप्रथम भारत में 16 अप्रैल 1853 में। ये डेट याद रखनी है बच्चों कि भारत में सर्वप्रथम पहली ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी। ठीक है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, छोटे प्रश्न आ सकते हैं, उसमें हमें ये चीज़ याद भी करनी है। उसके पश्चात बच्चों देखते हैं 1857 की जब क्रांति हुई, तो उस क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने ये ठाना कि यदि इस प्रकार से क्रांति होती गई तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमारी यहाँ सत्ता कायम नहीं रह सकती। इस वजह से 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, ठीक है, जिससे कि भारत को लंबे समय तक वो गुलाम बना सके, इस वजह से उन्होंने क्या किया, विदेशी आक्रमणों में मदद पहुंचाने तथा इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए रेल मार्गों का तीव्र विकास किया। बच्चों, यहाँ पर रेल मार्गों का तीव्र विकास अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया, ये बात बिल्कुल मानने योग्य है। लेकिन क्यों किया गया, इसके पीछे 3 कारण प्रमुख थे। एक तो 1857 की क्रांति हुई थी और उसके पश्चात अंग्रेजों को लगा कि यदि हमारी पहुँच देश के दूर दराज इलाकों तक या सुदूर क्षेत्रों तक नहीं होगी तो हम इस पर राज नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने रेल का विकास किया जिससे कि प्रशासन पर इनकी पकड़ मजबूत हो सके। दूसरी बात हुई कि विदेशी आक्रमणों, बच्चों उत्तर में, पश्चिम में, पूर्व में विभिन्न जगह से विदेशी आक्रमण होते गए और इन विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए भी इन्होंने रेल विकास किया। रेलों का विकास करने का इनका एक और कारण क्या था, विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए, जिससे कि वहाँ सेना और उनके लिए रसद सामग्री आदि पहुँचाई जा सके और तुरंत गति से पहुँचाई जा सके, इसलिए उन्होंने दूर दराज के क्षेत्र में भी रेल का विकास किया। और यदि तीसरी मैं बात करूँ तो इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए, इंग्लैंड के हित किस प्रकार से, वो उस प्रकार से बच्चों कि
आयात निर्यात में, यदि मैं बात करूं निर्यात में, तो जहां कृषिगत क्षेत्र हैं, जहां कच्चा माल पाया जाता है, चाहे कृषि के संबंधित कच्चा माल हो, चाहे खनिज से संबंधित कच्चा माल हो, उन कच्चे माल को बंदरगाह तक, ठीक है बच्चों, पहुंचाने के लिए, जिससे कि बंदरगाह से अपने देश इंग्लैंड में वो कच्चा माल जा सके, और तैयार माल जो कि इंग्लैंड से आता है, उन तैयार माल को बंदरगाह से भारत के सुदूर क्षेत्रों में या पूरे भारत में फैलाने के लिए क्या किया गया, रेल का विकास किया गया। तो देखा जाए बच्चों मोटे मोटे तौर पर तो अंग्रेजों ने रेल का भारी विकास किया, बहुत ज़्यादा और तेज़ी से विकास किया, लेकिन क्यों किया, क्या कारण थे उनके पीछे, अपने स्वयं के फ़ायदा ज़्यादा था, और वो फ़ायदा किस तरीके से वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा हमें। इसके बाद देखते हैं कि अंग्रेज सरकार ने विदेशी व्यापार के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से 3 मुख्य बंदरगाह मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आंतरिक भागों से मिलाने के लिए रेल मार्गों का निर्माण किया। यदि ये बंदरगाह आंतरिक भागों से मिल गए तो आयात निर्यात में ज़्यादा सुविधा होगी और इंग्लैंड से ज़्यादा हम आयात निर्यात कर सकते हैं। और उस समय आयात निर्यात में किसका फ़ायदा होता था, इंग्लैंड का ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि इंग्लैंड क्या करता था कि भारत से कच्चा माल ले जाता था और तैयार माल भारत में बेचने के लिए या इंडिया में भेज दिया करता था, जिससे कि वहाँ के लोगों को रोज़गार प्राप्त होता था, भारत का धन यहाँ से इंग्लैंड चला जाता था, आदि विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने रेल का विकास भारत में किया। ठीक है बच्चों, यदि मैं बात करूं भारत के रेल की, तो विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरे स्थान पर रेल प्रणाली हो गई है वर्तमान में। ठीक है, तो भारत की जो रेल प्रणाली है वो बहुत बड़ी है, दुनिया में इसके प्रमुख स्थान है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो 31 मार्च 2015 में, ठीक है, 31 मार्च 2015 के अनुसार भारतीय रेलवे के पास 10,822 इंजन, 43 भाप इंजन, 5,714 डीजल इंजन तथा 5,065 विद्युत इंजन है। ठीक है बच्चों, और लगातार रूप से हम ये भी देख रहे हैं कि भाप और डीजल के बजाय हम विद्युत पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, देश में रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,112 और भारतीय रेलवे में 13,26,000 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। अर्थात बच्चों ये जो रेलवे है ये भारत के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक लोगों को प्रभावित करता है। जहां ये रोजगार की प्राप्ति भी करवाता है, वहीं सुदूर क्षेत्रों में, बड़े शहरों से लेकर के, बड़े बंदरगाहों से लेकर के सुदूर क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच हो पाई है। इसलिए ये भारत की क्या है, एक नशवाहिनियाँ हैं, एक तरीके से रक्त प्रवाहिनी की तरह कह सकते हैं बच्चों कि पूरे भारत में ये विस्तारित है। इसके बाद देख सकते हैं बच्चों हम कि भारतीय रेल मार्गों के प्रकार, कि आखिर में भारतीय जो रेल मार्ग है वो कितने प्रकार के हैं, किसके हिसाब से, रेल मार्ग की चौड़ाई के हिसाब से। हम जानते हैं बच्चों कि ये दो रेल की पटरियां जब जा रही होती है, ठीक है, 2 रेल की पटरियां जो जा रही होती है, इन रेल की पटरियों के मध्य कितना स्थान होता है उसे कहते हैं रेल मार्ग की चौड़ाई अथवा गेज। ठीक है, जो 2 रेल की पटरियां जा रही होती है, उन 2 रेल की पटरियों के मध्य में कितना स्थान है, इसके बीच में कितना स्थान है, इसे कहते हैं रेल मार्ग की चौड़ाई अथवा गेज। तो इसके आधार पर हमने भारतीय रेल मार्ग को 3 भागों में बांटा है। पहला है बच्चों बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज। बड़ी लाइन अथवा चौड़ी गेज, इसकी चौड़ाई दोनों पटरियों के आपस में 1616 मिलीमीटर अथवा 1.616 मीटर होती है। बच्चों ये मिलीमीटर और मीटर का संबंध किस प्रकार से है, आइए देखते हैं। 1 मीटर में हम जानते हैं बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से बच्चों 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे और इसकी कितनी चौड़ाई होती है, 1.616 मीटर, अर्थात 1616 मिलीमीटर चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के मध्य। ठीक है बच्चों, ये दोनों पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होगी वो होगी 1616 मिलीमीटर।
इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं 1.616 मीटर होती है। और 2016 में इन पटरियों की, इन लाइनों की जो लंबाई थी भारत में टोटल, वो 60,510 किलोमीटर थी। अर्थात सर्वाधिक मात्रा में भारत में बड़ी लाइन या चौड़ी गेज ही है। और लगातार जो छोटी गेज की है, जिसे मीटर गेज या नैरो गेज कहते हैं बच्चों, उनको परिवर्तित करके हम बड़ी लाइन में कर रहे हैं धीरे धीरे इनका विकास की अवस्था में। ठीक है, तो जैसे जैसे विकास की अवस्था में जैसे जैसे हम रेलवे का विकास कर रहे हैं, उस तरीके से छोटी जो लाइन है जिसे हम मीटर गेज और नैरो गेज कहते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, चौड़ी गेज में। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, स्पीड तेज आती है, अच्छे तरीके से तेज गति में रेलगाड़ियां चल सकती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है मध्यम लाइन अथवा मीटर गेज। इनके मध्य बच्चों, इसकी जो पटरियां होती है, इसके मध्य की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है, पूरी 1 मीटर इनके मध्य चौड़ाई होती है, अर्थात 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर को हम 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। 2016 में इनकी कुल लंबाई बच्चों 3880 किलोमीटर थी। ठीक है, और उसी प्रकार से छोटी लाइन अथवा सक्रिय गेज, इसकी चौड़ाई 762 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। दो प्रकार से हो सकती है, या तो 762 मिलीमीटर की होगी या 610 मिलीमीटर की होगी। और 2016 में इनकी कुल लंबाई बच्चों कितनी थी, 2297 किलोमीटर। ठीक है, इनकी लंबाई कम है इन दोनों की, और उसकी ज़्यादा है, कितनी है, 60,510 है। लगातार रूप से बच्चों ये मीटर गेज और नैरो गेज, जिसे सक्रिय गेज कहते हैं, इन दोनों को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, चौड़ी गेज में, लगातार रूप से विकास के साथ में, जिससे कि हमारे रेलवे का विकास हो सके, तेज द्रुत गति से गाड़ियां चल सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इनका विभाजन किया। किसके आधार पर हमने किया, रेल मार्ग की चौड़ाई अथवा गेज के आधार पर इसका विभाजन हमने किया। 3 प्रकार की होती है, एक तो चौड़ी गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। ठीक है बच्चों, चौड़ी गेज की मध्य चौड़ाई होती है 1616 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद मीटर गेज में होती है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर, और नैरो गेज में होती है बच्चों 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर। ये हमें डाटा याद करना है, लगभग क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, 1 नंबर के या 2 नंबर के। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था। आखिर में भारत में रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से है और उन्हें कितने प्रकार के भागों में हम बांट सकते हैं। तो भारतीय रेलवे का संचालन कौन करता है बच्चों, केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये पूरी रेल की प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। ठीक है, अब सन 1949 में, आज़ादी के बाद यदि मैं बात करूं, तो 9 राजकीय और 28 देसी रियासतों की रेल चलती थी। उस समय हम जानते हैं कि राजे रजवाड़ों का राज भी चलता था और अंग्रेजों का राज भी चलता था। तो अंग्रेजों के शासन में तो 9 राजकीय हो गई, और राजा रजवाड़ों के शासन में 28 देसी रियासतों की रेल चलती थी, जिनका 1950 में राष्ट्रीयकरण करके 8 रेल मंडल बना दिए गए थे। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस वर्ष क्या हुआ, हमने सभी जो ट्रेन थी राजकीय और देसी रियासत, सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात बच्चों 8 रेल मंडल बना दिए गए। तो भारतीय रेल को शुरुआत में कितने रेल मंडलों में बांटा, 8 रेल मंडलों में हमने बांट दिया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये हमें। इसके बाद 1966 में अधिनियम के द्वारा 9 रेल मंडलों में विभक्त कर दिया। 1966 में कितने हो गए रेल मंडल, 9। 1950 में 8 रेल मंडल बनाए गए थे, देसी रजवाड़ों को और जो राजकीय ट्रेन थी उन सबको मिलाकर के 8 रेल मंडल बनाए थे। लेकिन 1966 में बच्चों इसे हम 9 रेल मंडल में हमने विभक्त कर दिया। उसके बाद लगातार चलता रहा, और रेल मार्ग का जाल निरंतर सघन होता जा रहा है। यात्री एवं माल के आवागमन में तीव्र वृद्धि होने से रेल मंडलों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई, और 1 अप्रैल 2003 से 16 मंडल इसमें कार्यशील है। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 से 16 मंडल कार्यशील थे, और 17वां मंडल भी बच्चों कोलकाता
17वां मंडल भी कोलकाता मेट्रो के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो वर्तमान में टोटल कितने मंडल है बच्चों? टोटल वर्तमान में है 17 मंडल। भारत में रेलवे के अधीन कितने मंडल हुए? टोटल 17 मंडल हुए। जहां हमने देखे थे बच्चों कि 8 मंडल 1950 में, 9वां मंडल 1966 में और 2003 में 16 मंडल, और उसके पश्चात कोलकाता मेट्रो को 17वां मंडल बना दिया था। इस तरीके से भारत में कुल कितने हैं? 17 रेल मंडल है और इनके मुख्यालय अलग अलग स्थान पर है। ये हमें याद भी करने हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कौन कौन से मंडल का क्या नाम है और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। तो बच्चों इसको मैं बताऊं आपको, उत्तर रेलवे जो मंडल है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। मैं इसे मानचित्र में भी बताऊंगा बच्चों, लेकिन हमें इनके मुख्यालय भी याद होने चाहिए। ठीक है, इस 17 मंडल जो है उनके लगभग सभी के मुख्यालय हमें याद होने चाहिए। ये आवश्यक भी है और जीके में प्रश्न भी आते हैं। तीसरा है बच्चों उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय है मालेगांव गुवाहाटी में, जो कि असम में है। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय इलाहाबाद, जिसका नया नाम है बच्चों प्रयागराज। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके पश्चात है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय जयपुर में है। पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। तो एक स्थान पर एक से अधिक मुख्यालय हो सकते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। कोलकाता और मुंबई में ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को दिखाई देंगे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ? वो भी कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर में। दक्षिण पूर्व रेलवे मध्य रेलवे का बिलासपुर में। मध्य रेलवे का बच्चों मुंबई सेंट्रल में। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई सेंट्रल में है। इसके पश्चात में बात करूं बच्चों तो पश्चिमी रेलवे का है चर्च गेट मुंबई में। ठीक है, यहाँ पर मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल में और पश्चिमी रेलवे का है चर्च गेट मुंबई में। पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली में। और मेट्रो रेलवे कोलकाता जोन है वो है कोलकाता में। इस प्रकार से बच्चों 17 हमारे रेल मंडल हुए और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है ये हमने देखे। इन्हें हमें याद करना होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस मानचित्र में। इस मानचित्र में हम देख सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से बने हुए हैं। जहां हम देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी जो रेलवे है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये जो रंग हमें दिखाई दे रहा है यह है उत्तरी रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे है। इसका मुख्यालय दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार से बच्चों दूसरे नंबर पर है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तरी पूर्वी रेलवे, ठीक है, उत्तरी पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। यहाँ जो 2 नंबर लिखा हुआ है वो ये क्षेत्र दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है हमें 3 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के, ठीक है बच्चों, यहाँ से लेकर के पूरा पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का पूरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ठीक है, पूर्वोत्तर सीमावर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर हमें दिख भी रहा है। इसके बाद बच्चों चौथा है ईस्टर्न रेलवे। ये जो है ये हमें दिखाई दे रहा है, ये है ईस्टर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। 5वां है साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे। ये जो 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो दक्षिण पूर्वी रेलवे है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये कोलकाता में 4 नंबर का भी है और 5 नंबर का भी है। ईस्टर्न रेलवे का भी है और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? कोलकाता में है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम 6ठे नंबर पर साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद में। ठीक है, ये इस प्रकार से भारत के इस क्षेत्र में
विद्यमान है, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा इसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र का भी आता है। तो यह है साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय है सिकंदराबाद में। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा हमें। इसके बाद 7वें नंबर पर है बच्चों साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे, जिसका मुख्यालय है चेन्नई में। यहाँ पर इसका मुख्यालय है चेन्नई में बच्चों। ठीक है, और ये पूरा दक्षिणी रेलवे हो गया, जो कि दक्षिण में स्थित है भारत के। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सेंट्रल रेलवे है बच्चों। ठीक है, ये सेंट्रल रेलवे है, 8 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। ठीक है, उसी प्रकार से 9वें नंबर पर वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे, इसके मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है, हमने देखा था ये जो 9 नंबर लिखा हुआ है, ये कहाँ है? पश्चिमी रेलवे। ये इसमें ज़्यादातर हिस्सा गुजरात का आता है बच्चों। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों 10वें नंबर पर साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका मुख्यालय हुबली में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, ठीक है, 10 नंबर का, इसका मुख्यालय कर्नाटक में स्थित हुबली नामक स्थान पर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि मैं बात करूं बच्चों 11वें स्थान पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, NWR जिसको बोलते हैं, इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये लगभग राजस्थान को कवर करता है। ठीक है बच्चों, उत्तर पश्चिमी रेलवे। इसके बाद मैं बात करूं बच्चों 12वें नंबर पर, तो 12वें नंबर पर ये मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा रखता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे ये 12 नंबर पर हमें दिख रहा है और इसकी स्थिति थोड़ी अलग तरीके से है, देखना बच्चों। ठीक है, ये 12 नंबर पर और इसका मुख्यालय है जबलपुर में। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर जबलपुर में इस 12 नंबर पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद मैं बात करूँ बच्चों 13वें नंबर पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है बच्चों। इस नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इलाहाबाद में। इसके बाद मैं बात करूँ 14वें नंबर पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है बच्चों, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसके बाद 15वें नंबर पर है ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, और इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में। ठीक है, 16वें नंबर पर पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। यहाँ पर हाजीपुर है, इस हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है। और 17वें नंबर पर ये कोंकण रेलवे, इस कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इस तरीके से बच्चों 17 रेल मंडल को हमने विभक्त किया। रेलवे के अंदर कितने रेल मंडल है? 17। और क्यों विभक्त किया है? प्रशासनिक दृष्टि से, जिससे कि हम इनका संचालन अच्छे से कर सके, अच्छे से प्रशासन से इनको हम चला सके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भारत में हमने 17 रेल मंडलों का विकास किया। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों हम कि विश्व विरासत में भारतीय रेल, आखिर में भारतीय रेल का जो स्थान है वो विश्व विरासत में किस तरीके से है और कौन कौन से रेलवे को UNO की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। पहला है बच्चों माउंटेन रेलवे, जिसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी कहा गया था और 1999 में इसको विश्व विरासत, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत में डाला गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। बच्चों ये जो विश्व विरासत के जो रेलवे हैं, जो ये रेल है काफ़ी सुंदर है और सभी को यहाँ पर एक बार घूमने के हिसाब से जाना चाहिए। जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे काफ़ी सुंदर परिदृश्य दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को 2005 में इसमें शामिल किया गया था, नीलगिरी पर्वतीय हिमालय। तीसरा है बच्चों कालका शिमला रेलवे, 2008 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया था। इस प्रकार से भारतीय जो रेल है उसे विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से बच्चों चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर चित्र इसमें दिखाई देते हैं और जब इनमें सफ़र किए जाते हैं तो काफ़ी रोमांच करने वाला स्थान होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कोंकण रेलवे परियोजना। बच्चों कोंकण रेलवे के जैसे कि मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट, भारत के जो पश्चिमी घाट में स्थित कोंकण जो रेलवे है काफ़ी मुश्किलों से बनाया गया है और यह एक तरीके से अजूबे जैसी स्थिति में था। यहाँ पर बच्चों इस पश्चिमी घाट में
पश्चिमी घाट में रेलवे का निर्माण करना एक 8वें अजूबों की तरह है। लेकिन भारतीय इंजीनियर ई श्रीधरन, क्या नाम था बच्चों इनका, ई श्रीधरन, इन्होंने इस असंभव काम को संभव करके दिखाया और कोंकण रेलवे परियोजना के द्वारा संपूर्ण पश्चिमी घाट में एक रेलवे का विकास किया। यह बहुत आश्चर्य की बात थी। देखो बच्चों कि देश का समृद्ध पश्चिमी तटीय प्रदेश 26 जनवरी 1998 तक रेल सेवा से वंचित था, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पहाड़, नदी, ठीक है, इस प्रकार की ऊबड़ खाबड़ धरातल, इस वजह से यहाँ रेलवे का विकास नहीं हो पाया। और इसका विकास करने का जो बीड़ा उठाया, जो जिम्मा उठाया, वो किसने उठाया, 1998 में उठाया। किसको सौंपा गया बच्चों, ई श्रीधरन नामक व्यक्ति जो कि इंजीनियर थे और बाद में ये है इनका नाम मेट्रो मैन के नाम से भी फेमस हुआ। दिल्ली में स्थित मेट्रो को इनके द्वारा ही साकार किया गया था। तो खैर ई श्रीधरन जी ने क्या किया, कोंकण रेलवे परियोजना का निर्माण किया। यहाँ ऊबड़ खाबड़ धरातल जिसमें हजारों छोटी बड़ी नदियों की घाटियाँ हो, रेल मार्ग बनाना काफ़ी दुष्कर था, नामुमकिन था। भारतीय इंजीनियरों ने इस नामुमकिन कार्य को मुमकिन किया और यह मार्ग मुंबई के निकट रोहा से, मुंबई से मैंगलोर तक 760 किलोमीटर लंबा था। बहुत मुश्किलों वाला था, क्योंकि अनेक पुल बनाने थे, अनेक सुरंग बनानी थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना इनको यहाँ पर करना पड़ा। ठीक है बच्चों, मार्ग में 2000 पुल, बच्चों कल्पना कर सकते हो इतने छोटे से मात्र 760 किलोमीटर लंबाई की रेल मार्ग बनाने के लिए 2000 पुल, जिसमें 100 निवासी बड़े तथा 91 सुरंग, एक सुरंग 6.5 किलोमीटर की लंबी भी थी। तो 91 सुरंग और 2000 पुलों का निर्माण करके इस परियोजना को साकार किया गया। शरावती नदी पर पुल 2065.8 मीटर लंबा भी है। इतना लंबा पुल भी यहाँ पर बनाया गया है। और इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर के बच्चों, मुंबई से लेकर के यहाँ पर, मुंबई से लेकर के रोहा होते हुए रत्नागिरी, अर्थात यहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक 3 राज्यों में होकर के बहते जाता है। और यहाँ पर देखा तो ये महाराष्ट्र बच्चों, ये महाराष्ट्र, ये गोवा और ये कर्नाटक में मैंगलोर तक, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए यह है बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला है हमारा मेट्रो रेल। तो बच्चों मेट्रो रेल, जैसे कि हम जानते हैं कि मेट्रो रेल भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ हुई थी, दिल्ली नहीं हुई थी। आप बोल रहे होंगे कि सर दिल्ली हुई थी, बिल्कुल नहीं, दिल्ली ना होकर के कहाँ हुई थी, कोलकाता में। बच्चों भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 1972 में ही स्टार्ट हो गई थी, है ना नई बात हमारे लिए। तो 1972 में कोलकाता में मेट्रो स्टेशन के साथ ही भारत में मेट्रो रेल की शुभारंभ हो गया था। और दिल्ली में तो अभी हाल ही में हुआ है, अभी 10-15 साल पहले की बात है। तो इसके पश्चात दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो और जयपुर मेट्रो का शुभारंभ भी हो चुका है। यहाँ भी मेट्रो चल चुकी है। ठीक है बच्चों, यह अंतः नगरीय द्रुतगामी रेल सेवा है जो एक नगर के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी तेजी के साथ में परिवहन की व्यवस्था करती है। और इस प्रकार से हम इस चित्र के माध्यम देख सकते हैं कि मेट्रो रेल किस प्रकार से होती है। ठीक है, बड़ी तेज़ी से चलती है और एक ही शहर में बड़ी लंबी दूरी भी कर सकती है और छोटे छोटे स्टेशन पर तेज़ी के साथ में आवागमन की सुविधा हमें देती है। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों मोनोरेल। ये भी हमारे लिए नई बात है कि आखिर में मोनोरेल क्या होती है। तो देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं मुंबई मोनोरेल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, और मोनोरेल कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, एक इसके दोनों तरफ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से चलती है। ये यहाँ पर पहिए इसमें अलग तरीके के होते हैं, जिस तरीके से हमारी नॉर्मल ट्रेन होती है उसके दूसरी तरीके से इसमें होता है और इसकी भी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, तो मोनोरेल मुंबई में चलाई गई थी। इस चित्र के द्वारा भी हम मोनोरेल की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं भारतीय रेल में गुणात्मक परिवर्तन।
ऐसे कौन से कारक थे और ऐसे किस प्रकार के परिवर्तन या विकासात्मक कार्य हुए जिससे कि भारतीय रेल लगातार रूप से अपने में सकारात्मक परिवर्तन कर रही है। ठीक है, तो 3 प्रकार के हमने गुणात्मक परिवर्तन यहाँ पर देखे हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिवर्तन इस भारतीय रेल में हुए हैं। पहला है बच्चों गेज संबंधी परिवर्तन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि भारतीय रेल को मैंने वर्गीकृत किया था 3 भागों में गेज संबंधी। ठीक है, एक तो बड़ी गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। जो तीनों गेजों में जो मीटर गेज और नैरो गेज है वो छोटी लाइनें हैं, वो लंबी दूरी के लिए पर्याप्त नहीं होती, उसमें तेजी से रेल को आगे नहीं पहुंचा सकते। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इन दोनों गेज को, मीटर गेज और नैरो गेज को बड़ी गेज में परिवर्तन करने का जो कार्य है वो कर रहे हैं और लगातार रूप से वो चल रहा है। तो भारतीय रेल ने मीटर तथा छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया है और लगातार रूप से हम ये काम भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे अधिक यात्रियों एवं माल को ढोने में सहायता मिलेगी और एक गेज से दूसरे गेज तक जाने की परेशानी भी कम हो जाएगी। एक गेज से दूसरे गेज में जाने के लिए हमें समस्या होती है क्योंकि जो ट्रेन मीटर गेज की होगी वो मीटर गेज में ही चल सकती है, जो नैरो गेज की होगी वो नैरो गेज में ही चल सकती है और जो बड़ी लाइन की होगी वो बड़ी लाइन में ही चल सकती है। इस प्रकार से अलग अलग लाइनों के लिए अलग अलग ट्रेन होती है, उनके इंजन भी अलग होते हैं, उनके डिब्बे भी अलग होते हैं, तो पूरा सिस्टम ही उनका अलग होता है। तो एक गेज से दूसरे गेज में परिवर्तन करने के लिए हमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो एकीकृत सिस्टम हो, पूरे देश में एक जैसा सिस्टम हो, उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, छोटी लाइन को और मीटर की जो लाइन है उनको बड़ी लाइनों में परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो बड़ी लाइनें हैं उनमें तेज गति से, द्रुत गति से ट्रेनें चल सकती है। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें गेज परिवर्तन संबंधी कार्य कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ बच्चों वो क्या आया, गेज संबंधी परिवर्तन। दूसरा है बच्चों, दूसरा परिवर्तन ये है कि वाष्प चालित जो इंजन है उनके स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों का प्रयोग कर सके। भाप के जो इंजन थे पुराने टाइम में बच्चों, उनको परिवर्तित करके हम डीजल इंजन और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताऊं बच्चों तो विद्युत इंजनों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो लगातार हमारे यहाँ पर रेलों में विद्युत इंजनों का, विद्युत लाइनों का प्रयोग लगातार रूप से बढ़ रहा है बच्चों, जिससे कि द्रुत गति से, तेज गति से, बिना रुकावट के हमारे यहाँ रेलवे चल सके। ठीक है, और हम जानते हैं बच्चों डीजल लगातार रूप से महंगा होता जा रहा है और इसकी प्राप्ति भारत में बहुत कम है। इस वजह से हम डीजल को भी विद्युत इंजनों में या विद्युत लाइनों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो लगातार रूप से जो पहला परिवर्तन क्या हुआ, गेज परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, वाष्प चलित जो इंजन थे उनके स्थान पर डीजल और का किया हमने, और अब लेटेस्ट जो हम काम कर रहे हैं डीजल और वाष्प दोनों को बदल करके विद्युत इंजनों में बदल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा परिवर्तन हुआ। इस कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जो मालगाड़ियों में भार ढोने के लिए जो काम किया जाता है बच्चों, उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है क्योंकि वाष्प चलित जो इंजन है वो धीमे चलते हैं और डीजल चलित उनसे तेज चलते हैं और विद्युत चलित उनसे भी ज़्यादा तेज चलते हैं। ठीक है बच्चों, कोयले द्वारा चलित वाष्प इंजनों के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशनों के पर्यावरण में भी सुधार हुआ है क्योंकि बच्चों वाष्प चलित जो इंजन है वो कोयले से चलते थे, डीजल से चलते हैं, जबकि विद्युत जो इंजन है वो लाइट से या विद्युत से चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पर्यावरणीय जो समस्या है वो भी कम होती जा रही है। यहाँ पर वाष्प चलित में कोयला का उपयोग करते थे, यहाँ पर डीजल का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा परिवर्तन यह है कि महानगरों में मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा जो तीसरा परिवर्तन है वो यह है कि महानगरों में, जिससे क्या होगा बच्चों, सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली, बच्चों सार्वजनिक परिवहन प्रणाली होगी, इससे अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होंगे।
जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा बताऊं बच्चों, एक शहर में यदि मैं दिल्ली की बात करूं, यदि मैं जयपुर की बात करूं, इन शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि पर्सनल व्हीकल से हम जाएंगे, हमारी खुद की स्वयं की गाड़ी से, चाहे दुपहिया हो चाहे चौपहिया हो, इन गाड़ियों से हम यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो लागत भी ज़्यादा आएगी, खर्चा भी ज़्यादा आएगा और पर्यावरणीय रूप से वहाँ पर नुकसान भी होगा। उसी प्रकार से यदि हम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ठीक है, सरकारी परिवहन का, जिसमें से भी बच्चों विशेष रूप से मेट्रो का हम उपयोग करें, इससे खर्चा भी कम होगा और इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। इसलिए सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को ज़्यादा सुदृढ़ किया जाए। और उसके अंतर्गत हमने देखे कि मेट्रो रेल, मोनो रेल, ठीक है बच्चों, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की बसें, कॉरिडोर इस प्रकार के चलाए जा रहे हैं, जिससे कि महानगरों में प्रदूषण कम हो, जाम कम लगे, ठीक है, और सुगम यातायात हो सके। ठीक है बच्चों, इस तरीके के 3 परिवर्तन हमने यहाँ पर देखे। इसके पश्चात बच्चों एक अगली बात है कि भारतीय रेलों का महत्व क्या है। भारत के अंदर भारतीय रेलों का क्या महत्व है कि जिससे कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंस है। आइए बच्चों देखते हैं। एक तो अधिकांश रेल मार्ग अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रेल की सुविधा प्राप्त हो सके। कहाँ पर बनाए गए हैं? अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रेल की सुविधा उपलब्ध हो सके और रेल विभाग की आय में भी वृद्धि हो। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखा गया है। दूसरा है कि भारतीय रेल सरकार की आय का मुख्य स्रोत भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय रेल में एक जगह से दूसरे स्थान पर यातायात करने से और माल ढुलाई करने से भी सरकार को लाभ पहुँचता है। बच्चों, भारतीय रेल को लाभ पहुँचता है। रेलों से लाखों लोगों को आजीविका मिलती है। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों रेलवे से प्रभावित होते हैं, उससे आजीविका प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात मैं बात करूं अगला, तो रेलें देश की बंदरगाहों को आंतरिक भागों से जोड़ती है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। एक स्थान से मुख्य रूप से जो आयात निर्यात के स्थान है, बंदरगाह है बच्चों, छोटे हो चाहे बड़े हो, वहाँ से देश के दूसरे भागों में, जहाँ आंतरिक भागों में, उसको जोड़ने का मुख्य कार्य किसका है? रेलवे का है। ठीक है, इसके अलावा रेलें देश के विभिन्न भागों के निवासियों को एक दूसरे के निकट लाने में सहायता देती है। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता बढ़ाती है। ये जो बात गांधी जी ने कही थी आज़ादी से पहले, जो बच्चों राष्ट्रीय एकता बढ़ाने की बात जो गांधी जी ने कही थी, वो बात पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध होती है और यह देश को एकजुट रखने में, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में प्रमुख सहायता देती है। ठीक है, तो रेलवे का विकास भारत सरकार की प्राथमिकता होती है और देश मजबूत होता है। रेलों की सहायता से बाढ़, सूखा या अन्य किसी दैवीय विपत्ति के समय पीड़ित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। कोई भी समस्या, ठीक है बच्चों, कोई भी यदि हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार की विपदा आई, उसमें सहायता पहुंचाने के लिए ट्रेन मुख्य साधन हो सकता है। इससे इन दैवीय विपत्तियों की विभीषिका को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की हमने देखी, भारत में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के लैंडस्लाइड हो, दूसरे प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं बच्चों, उनमें रेल हमारी मुख्य सहायता पहुंचाती है। पश्चिमी राजस्थान में जब भयंकर अकाल पड़ता है तो रेलों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे काम नेशनल लेवल पर, जितने भी काम, जितनी भी समस्याएं हुई, उन सभी समस्याओं में हमारी रेलवे ने भरपूर हमें सहायता पहुंचाई है। इसके बाद विभिन्न प्रकार का कच्चा माल उद्योग केंद्रों तक, मैंने बताया बच्चों, कच्चा माल उद्योग केंद्रों तक कौन ले जाएगा? कच्चा माल उद्योगों तक, और उद्योगों से बाजार तक कौन लेकर के जाएगा यदि लंबी दूरी का है? ठीक है, कच्चा माल उद्योगों से और उद्योगों से बाजार तक कौन लेकर के जाएगा बच्चों? ये रेलवे ही लेकर के जाएगी। छोटी जगह पर यदि कम दूरी की बात करूं तो सड़क परिवहन के द्वारा होगा, और यदि अधिक दूरी की बात करूं तो रेलवे के द्वारा ही होगा। औद्योगिक उत्पाद को खपत के क्षेत्रों तक ले जाने का कार्य भी मुख्यतः रेलों द्वारा ही किया जाता है। इससे देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है। तो देश का औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है रेलवे से, ये भी हमें देखा गया है। किसानों को भी दूर दूर से उन्नत बीज और खाद उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने में
ठीक है। कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने का काम भी मुख्यतः रेलें ही करती हैं। इस प्रकार से कृषि की उपज को बढ़ाने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में रेलों का बहुत बड़ा योगदान होगा। हम जानते हैं बच्चों कि किसानों को बीज खाद उपलब्ध दूरी से यदि करवाते हैं तो सरकार किसके द्वारा करवाती है? रेलों के द्वारा करवाती है। ठीक है, उन्हें विभिन्न प्रकार के खाद उपलब्ध रेल के द्वारा करवाती है और उन उत्पादों को, कृषिगत जो उत्पाद है, उनको मंडियों तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए किसानों की आर्थिक व्यवस्था को या स्थिति को सुधारने के लिए रेल प्रमुख रहती है। इसके पश्चात मैं बात करूं, आधुनिक रेलगाड़ियों की यात्रा बड़ी सुखद हो गई है। अधिकांश लंबी दूरी की यात्री रेलों से ही यात्रा करते हैं। तो बच्चों, आपने भी देखी होगी रेलों से यात्रा करते हुए कितने सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पहाड़, नदियाँ, ठीक है, विभिन्न प्रकार की घाटियाँ, सुंदर वन, इस प्रकार के जब चीज़ें चलती रहती है ट्रेन में बैठते हुए तो काफ़ी सुंदर एहसास होता है, प्राकृतिक परिदृश्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रेल हमारी सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग भी है। सीमा पर तैनात सेनाओं को रसद तथा गोला बारूद मुख्यतः रेलों द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो सुरक्षा व्यवस्था में भी यह महत्वपूर्ण हमारी योगदान देता है। तो चाहे हमारे सेना के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या उनके लिए आवश्यक सामान और अस्त्र शस्त्र पहुंचाने के लिए भी रेलों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, रेलों के विकास के फलस्वरूप कई नए नगरों का जन्म भी हुआ है तथा कई पुराने नगरों के आकार में वृद्धि हुई है। अनेक नगरों का राजस्थान में या दूसरे प्रकार के राज्यों में भी मैं बात करूं तो अनेक प्रकार के नगरों का निर्माण केवल रेलवे की वजह से हुआ है, अर्थात वहां रेलवे के जंक्शन बन गए हैं। इस प्रकार के, जैसे कि मैं बात करूं, टूंडला जंक्शन है उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप, उसी प्रकार से राजस्थान में बांदीकुई जंक्शन है। बच्चों, कई सारे ऐसे जंक्शन देखने को मिलेंगे देश में कि जिनका विकास केवल रेलवे की वजह से हुआ है। ठीक है, तो कई नगरों का जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि रेलवे का जंक्शन है, रेलवे पर वहाँ पर कई सारे कार्य हुए हैं। ठीक है, तो और कई पुराने जो नगर हैं उनके आकार में भी वृद्धि किस वजह से हुई है? रेलवे की वजह से हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि रेलवे का किस तरीके से महत्व है भारत में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद में देखूं तो रेल मार्ग सड़क मार्ग तथा वायु मार्गों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जो रेल मार्ग होते हैं वो सड़क और वायु की अपेक्षा सस्ते होते हैं। हम जानते हैं यदि हमें 100 किलोमीटर जाना है तो बहुत सस्ते में हो जाता है रेलवे में, जबकि हमें सड़क मार्ग से बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और वायु मार्ग तो छोटे स्थानों पर लेकर के ही नहीं जाते, काफ़ी दूरी के लिए होते हैं और वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। अतः लोग यातायात तथा परिवहन के साधनों में रेलों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक रूप से करते हैं। यदि बहुत छोटी दूरी नहीं है बच्चों, बहुत छोटी दूरी नहीं है तो अधिकांश व्यक्ति रेलवे के द्वारा ही यातायात करते हैं। एक तो सस्ता पड़ता है और एक क्या है कि सुविधा भी काफ़ी रहती है। अच्छी सुविधा प्रदान करने के कारण रेलवे का काफ़ी विकास हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आज देखा कि रेल परिवहन क्या होता है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो गए हैं, गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार के हैं और इसका महत्व किस प्रकार से है। अगली क्लास में हम देखेंगे जल परिवहन। धन्यवाद बच्चों।